नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद के इस YouTube चैनल पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, मौसम भी काफी सुहावना है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है और उम्मीद है आप घरों में चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। चलो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो थर्ड लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन प्रारंभ किया था और पिछले लेक्चर में हमने उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जो हमने प्राप्त की थी कि विद्युत अपघटन क्या होता है, उसको लेकर हमने चर्चा की थी। चालक क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, धात्विक चालक क्या होते हैं, इस पर प्रभावित या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसको लेकर हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा फैराडे का नियम। ये नियम क्या है और इससे किस प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज वो हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुड़े रहिए। तो बिना किसी देरी की आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखो, फैराडे के नियम को पढ़ने से पहले जो फैराडे ने जो नियम दिए थे, उसने जो नियम दिए थे फैराडे ने, वो नियम थे विद्युत अपघटन पर। यानी कोई भी विद्युत अपघट्य है, उसका जो अपघटन होता है वो कितना होगा, किस तरह से होगा, इसी के ऊपर जो फैराडे है उसने नियम दिए थे। हमने पढ़ा था कि जो धात्विक चालक होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जो धात्विक चालक होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं, जबकि जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं वो फैराडे के नियम का पालन करते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है ये तो आप पहले 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो, 11th के अंदर भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। लेकिन जो फैराडे का जो नियम है एक नया कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा इसको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल। गुरुजी ये क्या होता है, तो समझते चलो। देखो, विद्युत अपघटनी सेल नाम से ही पता चल रहा है। देखो, विद्युत का मतलब तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, और धारा का मतलब, अपघटनी का मतलब क्या होता है, तोड़ना। यानी किसी पदार्थ को अपन विद्युत धारा के द्वारा क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किसी पदार्थ को अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा के द्वारा तोड़ेंगे। और जिस पात्र के अंदर हम जो ये क्रिया करेंगे, ये जो काम करेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। देखिएगा, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है, ठीक है। कोई भी विद्युत अपघटन, मान लो कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं, मान लो सोडियम क्लोराइड लो गया या HCl हो गया या सोडियम सल्फेट Na2SO4, कोई सा भी विद्युत अपघटन ले लो। ये मान लो कोई विद्युत अपघटन है, और जब मैं क्या करता हूं, इनके विलयन में मैं धारा प्रवाहित करता हूं, तो ये कैसे टूटेगा, Na+ और Cl-, ये कैसे टूटेगा, H+ और Cl-, ये कैसे टूट जाएगा रे, 2Na+ और SO4-2। यानी कोई भी विद्युत अपघट्य है, जब उसमें अपन क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं अपघटित हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। यानी विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ का अपघटन होना या किसी पदार्थ को तोड़ना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। बात करें अपन विद्युत अपघटनी सेल के बारे में, तो मैंने बताया था कि जिस पात्र के अंदर ये क्रिया अपन करेंगे, धारा के द्वारा तोड़ने की क्रिया करेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। तो देखो, इसको अपन समझते हैं विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल के अंदर इस प्रकार का एक पात्र होता है। एक बहुत ही खूबसूरत पात्र ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, 2 प्लेटिनम के क्या लगाते हैं अपन, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये जो पात्र होता है, इस पात्र के अंदर 2 प्लेटिनम के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो एक तो क्या होगा, कैथोड होगा, और एक क्या होगा, एनोड। मान लेते हैं कि ये हो गया आपका कैथोड, CaThoDe, कैथोड, और ये हो जाएगा एनोड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है किसके है रे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। किसके हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, कोई सा भी विद्युत अपघट्य भर देते हैं, चाहे सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम सल्फेट ले लो। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी के अंदर जो विद्युत अपघट्य लिया हुआ है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं RBSC की, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसी की किताब अपन पढ़ रहे हैं, RBSC की। तो मैं इसी की बात करूंगा अभी। जब एनसीईआरटी का कभी कोई अपन बनाएंगे तो उसकी बात करेंगे। तो ये तो दे रखा है किसके अंदर, एनसीईआरटी जो आपकी है, एनसीईआरटी, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। और
आपकी बुक के अंदर क्या लिया हुआ है, HCl लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां जो विद्युत अपघट्य के रूप में जो अपन लेंगे, कौन सा लेंगे, HCl का विलयन इसके अंदर अपन भर देते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, कुचालक पात्र होता है। ये जो पात्र होता है इसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघटनी टैंक। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी टैंक। और ये एक कुचालक पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थ का बना होता है, ये कुचालक पदार्थ का बना होता है। अब क्या करते हैं, देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इसको अपन क्या करते हैं, एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। देखो जो भाग बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे अपन बोलेंगे एनोड, और जो भाग बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ध्यान दीजिएगा यहां पर, जो भाग बैटरी के धन टर्मिनल से, समझिएगा क्या पर यहां पर आगे अपन सेल पटेंगे उसके अंदर ये उल्टा हो जाएगा। ये तो है विद्युत अपघटनी सेल, आगे हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल। क्या बात करेंगे, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात करेंगे, तो उसके अंदर ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, जो एनोड होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा और कैथोड क्या होगा, धनावेशित। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में उल्टा होता है, जो एनोड होगा वो क्या है, धनावेशित है, और कैथोड क्या है, ऋणावेशित। जबकि रासायनिक सेल के अंदर क्या होगा, जो एनोड होगा वो तो क्या होगा, ऋणावेशित होगा, और कैथोड क्या होगा, धनावेशित। जब हम ये सेल पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल, वहां हम बात करेंगे। तो इस प्रकार का एक उपकरण होता है, एक कुचालक पात्र होता है जिसके अंदर दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड। जो एनोड होता है उसको बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, यानी वो धनावेशित होता है, जबकि जो कैथोड होता है उसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, मतलब वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। और उसके अंदर, उस पात्र के अंदर जो है एक विद्युत अपघट्य अपन भर देते हैं। बात आती है कि सर ये जो पात्र आपने लिया हुआ है ये कुचालक क्यों लिया आपने, चालक क्यों नहीं लिया। मान लो कि देखो इसके अंदर अपन ने क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसके अंदर अपन ने क्या की, धारा प्रवाहित की है। अब ये धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और अगर ये जो पात्र अगर हमने चालक ले लिया जो धारा का चालन करता हो, तो अगर इस इलेक्ट्रोड में अगर करंट आ रहा है तो बताओ इस पात्र के अंदर भी करंट आएगा नहीं, क्योंकि ये विलयन भरा हुआ है यहाँ पर, ये इसके संपर्क में है। ये जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोड के भी संपर्क में है और इस पात्र के भी संपर्क में है। तो मान लो आप घर पे कोई प्रयोग कर रहे हो और कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, और वो आते आते कि पापा क्या कर रहे हो, कोई ठीक है, आपका कोई छोटा भाई है कि भैया भैया क्या कर रहे हो, और आके उसने इस पर हाथ लगा दिया तो वहीं चिपक जाएगा ना, है या नहीं। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि यहां पर जो पात्र लिया जाता है वो कैसा होता है, कुचालक होता है। अब विद्युत अपघटनी सेल के अंदर क्या होगा, देखो समझना ध्यान से, यहां पर मेरे पास एक विद्युत अपघट्य है सोडियम क्लोराइड, समझना ध्यान से, सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य है। मैंने क्या किया, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो ये टूट गया किसमें, Na+ और Cl- में। यानी अपन कह सकते हैं जो विद्युत धारा जो है ये किसमें बदल गई, या विद्युत ऊर्जा जो है किसमें बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। किसमें बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में। यानी अपन कह सकते हैं कि ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे अपन विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। और ये प्रक्रिया जो है जिस पात्र में की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं आप लिख सकते हो। एक तो क्या हो जाएगी, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि विद्युत ऊर्जा अपन इसके अंदर दे रहे हैं और अंदर क्या भरा हुआ है, रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। जब इसके अंदर अपन धारा प्रवाहित करेंगे, जो ये HCl या कोई भी जो विद्युत अपघट्य भरा होगा उसका क्या होगा, वियोजन होगा, यानी उसका क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा बनेगी। तो हमने क्या किया, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, नहीं विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की, और विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने से क्या बन रही है, रासायनिक ऊर्जा बन रही है। तो परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अपघटन हो जाता है, और ये प्रक्रिया जिस पात्र में होती है उस पात्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्लियर। ये तो हमने बात कर ली सेल के बारे में भी, सेल क्या होता है, किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, इसके अंदर क्या भरा होता है,
क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगे होते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है, इस सेल के अंदर होता क्या है, ये हम देखते हैं। इसके अंदर हमने भर रखा है HCl भर रखा है। क्या भर रखा है? HCl। अब देखिएगा ध्यान से, हमने जो इसके अंदर HCl भर रखा है ये HCl, ठीक है, ये कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। जो हमने HCl भर रखा था इसके अंदर HCl, ये टूटेगा कैसे? H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब देखो कि यहां पर हाइड्रोजन धनावेशित है, जबकि जो क्लोराइड यानी जो क्लोरीन है ये क्लोराइड बन गया, नहीं ये ऋणावेशित है। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे में अपने आप को उदासीन करने की कोशिश करेंगे, तो कहां जाएंगे बताओ? जो ऋणायन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो ऋणायन होगा वो किसके पास जाएगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। और जो धनायन होगा वो किसके पास जाएगा? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो धनावेशित इलेक्ट्रोड है वो तो कौन सा है? एनोड है। जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है? कैथोड है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां इनमें दोनों में से H प्लस और Cl माइनस में से H प्लस किधर जाएगा? तो आपको गुरुजी इसके पास धनावेश है। अगर इसके पास धनावेश है तो ये उस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा जहां पर क्या हो? ऋणावेश हो। तो इन दोनों में से ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कौन सा है रे? आप कहोगे सर कैथोड जो है सर ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें जो क्लोराइड आयन है ये किसके पास जाएगा? आप कहोगे सर ये जो है ये ऋणावेशित है, तो ये किसके पास जाएगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। नहीं, ये ऋणायन है तो ये किसके पास जाएगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जब H प्लस जाएगा इस कैथोड के पास, तो यहां क्या करेगा? ये यहां क्यों गया? ये जो H प्लस है ये यहां पे क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। ये फोन को साइलेंट करो यार। हाँ, साइलेंट करके रखा करो ना यार, फोन बजेगा तो क्लास तो डिस्टर्ब होगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा थोड़ा फोन से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो जो H प्लस है ये किस तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। अब बात हम कर रहे थे कि ये इधर जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये कैथोड ऋणावेशित है, मतलब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कैथोड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ये वहां पर गया। H प्लस जो ये कैथोड पर जाकर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो क्लोराइड है, क्लोराइड किस तरफ आएगा? एनोड की तरफ आएगा, और यहां एनोड पर आकर ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि भी क्या क्रिया होती है। जैसे अपन देखते हैं सबसे पहले जो एनोड है, एनोड पर क्या होगा? देखो एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर जाएगा क्लोराइड जाएगा। कौन जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्लोराइड जो जाएगा एनोड पर, देखो ये क्या बनाएगा? देखो Cl माइनस, ये एनोड पर जाएगा और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना देगा? ये Cl2, और क्या कर देगा? ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर संतुलित करने के लिए आप चाहो तो यहां पर 2 लिख सकते हो, वैसे कट जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो क्लोराइड जो है ये क्या करेगा? एनोड पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा गैस के रूप में। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर कौन जा रहा है? H प्लस जा रहा है। कौन जा रहा है? H प्लस। H प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब भी कोई विद्युत अपघट्य लेकर उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। इलेक्ट्रोड लेकर जब किसी विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, यानी वो आयनों में विभक्त हो जाता है। और उसके जो आयन होते हैं वो आयन क्या करते हैं? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या करते हैं? गमन करते हैं। यानी जो धनायन होगा वो किस तरफ जाएगा? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और वहां जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। उसी प्रकार से जो ऋणायन होगा वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और वहां जाकर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा कि ये 2 स्थिति हो सकती है, या तो यहां पर ये उदासीन होकर गैस के रूप में बदल जाए और इसके अंदर घुल जाए, या फिर उड़ जाए। 2 चीजें हो सकती है। भाई मान लो हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन जो है जो H प्लस है ये कैथोड पर गया, वहां जाकर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा।
उदासीन होने के बाद क्या होगा, या तो विलयन के अंदर घुलेगा या फिर गैस बनकर उड़ेगा, या तो घुलेगा या उड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे ऐसे कोई पदार्थ है, मान लो ये तो दोनों अवस्था में अपने, जैसे मान लो क्लोरीन गैस में आ जाएगा, हाइड्रोजन है गैस में आ जाएगा, या कोई दूसरा पदार्थ हो, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड ले लिया या मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, तो वो पदार्थ क्या करेंगे, या इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या होंगे, जमेंगे। ठीक है, तो पदार्थ जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इस तरह से जो पदार्थ इधर आएगा ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, जम जाएगा। इससे जो भी पदार्थ आएगा वो इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, जो ऋणायन होगा या आकर जम जाएगा, एनोड पर जम जाएगा, और जो धनायन होगा वो किस पर जम जाएगा, कैथोड पर जम जाएगा। जो धनायन होगा वो कैथोड पर जम जाएगा, और जो ऋणायन होगा वो किस पर जम जाएगा, एनोड पर जम जाएगा। इस तरह से ये पदार्थ जो है ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जम जाएगा यहां पर, है ना, ऐसे। ये देखो जम गया ऐसे, क्लियर। अब ये पदार्थ कितना जमेगा, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जो जमेगा, या जिसे अपन विज्ञान की भाषा में कहते हैं पदार्थ का क्या होगा, निक्षेपण होगा, या पदार्थ निक्षेपित होगा। ध्यान देना, अपनी भाषा में अपन कह रहे हैं पदार्थ जमेगा, और इसी बात को अगर अपन विज्ञान की भाषा में कहें तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थ का निक्षेपण कितना होगा, या पदार्थ कितना निक्षेपित होगा। तो इसी को लेकर जो फेराडे है उन्होंने जो नियम दिए उसे हम कहते हैं फेराडे के नियम कहते हैं। फेराडे ने 2 नियम दिए थे, फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम। तो हम बात करते हैं फेराडे के नियम को लेकर। उन्होंने बताया था कि जो विद्युत अपघट्य है उनकी इलेक्ट्रोड पर जो है कितनी मात्रा निक्षेपित होगी, कितनी मात्रा जमेगी, उसको ही हम क्या कहते हैं, फेराडे के नियम कहते हैं। तो बात करते हैं हम फेराडे के नियम के बारे में भी, फेराडे के नियम क्या है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो ये बात करते हैं अपन फेराडे के नियम के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं फेराडे का प्रथम नियम। फेराडे का प्रथम नियम, देखो ये नियम क्या कहता है, अभी हमने बात की थी फेराडे ने क्या कहा था या क्या कहते हैं फेराडे, इसको लेकर हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इस प्रकार का सेल हमने देखा था विद्युत अपघटनीय सेल, इसमें क्या लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इस प्रकार से 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं ये, और इसको अपन क्या करते हैं, विद्युत स्रोत या बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इधर वाला जो होता है ये क्या होता है, कैथोड, और कैथोड कैसा होता है, ऋणावेशित। इधर वाला क्या होता है, एनोड, और एनोड क्या होता है, धनावेशित होता है। और इसके अंदर अपन कोई सा भी विद्युत अपघट्य जो है ये इसके अंदर अपन भर देते हैं, और जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस विद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, और ये क्या होते हैं, विपरीत आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये बात अपने की थी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आयन है ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है, यानी जो धनायन है ये किस तरफ जाएगा, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो ऋणायन है ये किस तरफ जाएगा, धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इस प्रकार से ये इस तरह से जाते हैं, और जहां पर जाकर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पर आकर क्या करेंगे, यहां आकर उदासीन होकर क्या हो जाएंगे, इन पर जम जाएंगे। इस प्रकार से उदासीन होकर इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये जो पदार्थ जो जम रहा है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो रहा है, या कह सकते हैं निक्षेपित हो रहा है, कितना पदार्थ जमेगा या यूं के कितना पदार्थ निक्षेपित होगा, इसको समझाने के लिए ही फेराडे ने नियम दिए, जिसे हम कहते हैं फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। तो जो पहला नियम है ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोड है इस पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उस सेल में प्रवाहित धारा के या प्रवाहित आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी इस सेल के अंदर अपन जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड पर उतनी ही पदार्थ की मात्रा जमेगी। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, एकत्रित होती जाएगी। मान लो पहले 5 एम्पीयर अपन ने प्रवाहित की, तो धारा जो मतलब 5 एम्पीयर धारा हमने प्रवाहित की, मान लेते हैं हमने सेल के अंदर 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित की, तो सेल पर जो पदार्थ जमा वो मान लो 2 ग्राम है। फिर हमने क्या किया, 12 एम्पीयर धारा प्रवाहित की, तो सेल पर जो पदार्थ जमेगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोड है इस पर एकत्रित मात्रा या जमी हुई मात्रा या निक्षेपित मात्रा जो है प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती। तो लिख लीजिएगा, फेराडे का प्रथम नियम लिखिए, फेराडे का प्रथम नियम लिखिए, वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वैद्युत
अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा, या इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा कैसे भी लिख सकते हो, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अब मान लेते हैं जो इलेक्ट्रोड है उस पर जो पदार्थ की मात्रा जो एकत्रित हो रही है वो m है, यानी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा जो एकत्रित हो रही है वो कितनी है, m है, ठीक है। और हमने जो धारा प्रवाहित किया, जो आवेश प्रवाहित किया वो कितना है, क्या q आवेश हमने प्रवाहित किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा मान लिया अपन ने m और प्रवाहित आवेश मान लिया अपन ने q। प्रवाहित आवेश कितना है, q, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई मात्रा प्रवाहित आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर, यानी यहां पर m क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पर जमने वाला पदार्थ हो गया, और q क्या हो गया, प्रवाहित आवेश हो गया। 10 मिनट लगेंगे, लगभग 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जो है इस पर जमने वाला पदार्थ m है, या उसकी मात्रा कितनी है, m है, और प्रवाहित आवेश कितना है, q है। तो इलेक्ट्रोड पर जमी हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर। अब देखो जब भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते तो वहां पर क्या लगाते हैं, स्थिरांक लगाते। तो मैं लिख रहा हूं m बराबर WQ, यहां पर W क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं इसे अपन, विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या जिसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अब देखिएगा m बराबर क्या है आपका, WQ है, और W बराबर क्या होता है, देखो W होता है तुल्यांकी भार अपॉन फैराडे, या इसे अपन लिख सकते हैं E अपॉन F, और F की जो वैल्यू होती है, E अपॉन F की वैल्यू होती है 96500, ये F की वैल्यू होती है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो m बराबर W की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, E अपॉन नीचे क्या जाएगा 96500, और ये क्या है Q, और अपन जानते हैं Q क्या है, प्रवाहित आवेश है। Q यहां पर क्या है, प्रवाहित आवेश है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं Q क्या होता है, I इंटू T, यही होता है ना, अपन पढ़ चुके हैं। Q क्या आता है, I इंटू T, तो Q की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं, IT लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका m बराबर क्या हो जाएगा, E I T अपॉन नीचे क्या जाएगा 96,500। एक तो फॉर्मूला आपका ये आ गया, यहां पर देखो सीधा सा आ जाएगा डायरेक्ट। तो कोई भी पदार्थ या कोई भी आपको दे दिया विद्युत अपघट्य और उसकी इलेक्ट्रोड पर जमी पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है और यहां से सीधा आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, m यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड पर जमने वाले पदार्थ की मात्रा, और Q क्या है, प्रवाहित आवेश। हम जानते हैं कि कोई भी जो विद्युत अपघट्य है, ठीक है, जब अपन क्या करते हैं उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका क्या होता है, अपघटन होता है। और वो क्या करता है, अपघटित पदार्थ क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर जाकर जम जाएगा, और कितना जमेगा इसको लेकर ही फैराडे ने नियम दिया था। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमी हुई पदार्थ की मात्रा, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमी हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो m यहां पर जमी हुई मात्रा हो गया, q यहां पर क्या हो गया, प्रवाहित आवेश हो गया।
ठीक है। तो अपन जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कोई स्थिरांक लगेगा, यानी m बराबर क्या हो जाएगा WQ। W यहाँ पर क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। W क्या होता है, तुल्यांक की भार बटेवा क्या होता है, फेराडे। ठीक है। तुल्यांक की भार को लिख रहा हूं मैं E से और फेराडे को लिख रहा हूं मैं F से। ठीक है। फेराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 होती है और E हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि W की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये वाला लिख दूंगा, ये W की जगह पे लिख सकता हूं मैं। तो m बराबर W की जगह पे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, E अपॉन 96,500 और Q का Q आ गया। और अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। तो m बराबर ये तो आपका हो गया W और ये क्या हो गया, QIT। क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं फिर से एक आपको बताता हूं, इसको लेके देखते हैं अपन, ये वाला जो है यहां से समझना ध्यान से, ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। यहां से देखिएगा आप, m बराबर W और Q यानी क्या होता है, I इंटू टी होता है, I इंटू टी, है ना। Q की वैल्यू लिख दी मैंने, Q क्या होता है, I इंटू टी। अब देखिएगा, अगर मान लो I यहां पर क्या है, विद्युत धारा, और मैं विद्युत धारा कितनी प्रवाहित करूं, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा मैं अगर क्या करूं, 1 सेकंड तक प्रवाहित करता हूं, ध्यान देना, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता हूं तो क्या होगा, यानी ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो अपन कह सकते हैं कि m बराबर क्या हो जाएगा, W। m बराबर क्या हो जाएगा, W। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी सेल में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेल में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, I कितना है, 1 एम्पियर, T कितना है, 1 सेकंड, यानी I भी 1 हो गया, T भी तो क्या हो जाएगा आपका, m बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो जब किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर, ये चीज आ गई आपके सामने। यानी यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो आपको जैसे भी मैंने लिखा, यहां पर m बराबर क्या लिखा था, WQT, ये लिखा था। तो यदि अगर मैं लिख लूं W बराबर, अगर आपसे पूछा जाता क्या हो जाएगा, m अपॉन नीचे क्या जाएगा, QT नहीं, माफ कीजिएगा, IT, क्या हो जाएगा, IT। तो m बराबर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, IT। अब आपसे पूछ ले जाएगी इसका जो मात्रक होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा। ठीक है। तो m का मात्रक क्या होता है और I का मात्रक क्या होता है, ये निकाल लो। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है। तो m यानी क्या हो जाएगा, ग्राम, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, ग्राम एम्पियर इनवर्स, और T का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका मात्रक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा। तो W बराबर यहां से अपन निकालेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन IT। तो m का मतलब तो मात्रक तो क्या जाएगा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, यानी कितने ग्राम वहां पर जम रहा है, तो उसका मात्रक तो क्या जाएगा, ग्राम। I का मतलब एम्पियर, ऊपर आएगा तो क्या जाएगा, एम्पियर इनवर्स, और T का क्या होता है, सेकंड, ऊपर आएगा तो क्या जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका फैराडे का प्रथम नियम, और मुख्य जो फॉर्मूला जो आपके काम आएगा ये वाला आएगा। क्लियर। यहां से आपको पता होना चाहिए कि तुल्यांक की भार जो है हम कैसे निकालते हैं उसका, पदार्थ का, और ये है फैराडे की जो वैल्यू होती है, फैराडे कितना होता है, 96,500 होता है। ठीक है। अब इसका अपन एक प्रश्न करके देखते हैं, फैराडे के प्रथम नियम से किस प्रकार के प्रश्न, एक सामान्य क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखिए, ये एक प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में 10 एम्पियर धारा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में 10 एम्पियर धारा 20 मिनट तक, कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में 10 एम्पियर धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर कैथोड पर एकत्रित कैल्शियम की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी आपके पास एक विद्युत अपघट्य है कैल्शियम कार्बोनेट, और उस कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में अपन कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कितने समय के लिए, 20 मिनट तक। तो ये कह रहा है कि जो कैथोड जो होगा उस पर कैल्शियम की मात्रा जो एकत्रित होगी वो कितनी होगी, ये बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो एम्पियर तो है ही है, लेकिन जो समय जो होता है, समय आपको किस में लेना होता है, सेकंड में लेना होता है। यानी जो धारा जो है, विद्युत धारा I आपको किस में लेनी होती है, एम्पियर में, और समय किस में लेना होता है, सेकंड में लेना होता है। तो सूत्र अपन देखते हैं, सबसे पहले अपने पास सूत्र क्या था,
सूत्र था आपके पास m बराबर क्या था, ई आई टी अपॉन नीचे क्या था 96,500, यही था ना। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कैल्शियम जब टूटेगा, तो जब इसको अपन तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Ca+2 और CO3-2। सबसे पहले आपको निकालना है ई क्या होता है, तुल्यांकी बार। तुल्यांकी बार क्या होता है, आपका परमाणु भार बटे हुआ संयोजकता कारक। तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, संयोजकता कारक लेते हैं एन फैक्टर। तुल्यांकी बार वगैरह क्या होते हैं, जो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि अम्ल का तुल्यांकी बार कैसे निकालेंगे, क्षार का तुल्यांकी बार कैसे निकालेंगे, लवण का तुल्यांकी बार या आयन का तुल्यांकी बार कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का तुल्यांकी बार निकालेंगे अपन, ई बराबर क्या हो जाएगा 40। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, और संयोजकता कारक यानी इस पर आवेश कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी ये कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20। आगे अपन लिखते हैं, देखो m बराबर ई की जगह पे कितना जाएगा आपका 20 इंटू आई कितना दे रखा है 10 एम्पियर, टी कितना दे रखा है आपको 20 मिनट, लेकिन आपको मिनट में नहीं लेना, आपको किस में लेना है सेकंड में। तो 20 इंटू क्या जाएगा सेकंड के लिए 60, और नीचे क्या जाएगा आपका 96,500। जब आप इसको सोल्व करोगे आप इसको, तो ये जो पदार्थ आएगा, आपकी जो पदार्थ की जो मात्रा आएगी वो किस में आएगी, ग्राम में आएगी। तो ये सीधा सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई विशेष नहीं है इसके अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो फेराडे के जो प्रथम नियम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम अब फेराडे का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है, उसको लेकर हम बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं फेराडे के द्वितीय नियम के बारे में। देखो ये नियम क्या कहता है कि ये नियम कहता है कि मान लो 2 सेल लेते हैं अपन, और इसके अंदर अपन क्या लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ये कोई बैटरी हो गई इस तरह से, ये अपन ने इसमें क्या कर दिया, इनको श्रेणी क्रम में जो सेल है इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या कहता है, फेराडे का जो नियम है द्वितीय नियम क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक सेल लेते हैं। मान लो कि इसके अंदर जो पदार्थ की जो निक्षेपित मात्रा m1 है, इसमें कितनी है m2 है। फेराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, लिखिए 2 या 2 से अधिक सेलों 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके या करने पर 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि m1 क्या हो जाएगा, समानुपाती E1, उसी प्रकार से m2 समानुपाती क्या हो जाएगा E2। यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी मैं लिख सकता हूं m1 अपॉन m2 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर E1 अपॉन E2। यही है आपका फेराडे का नियम। क्लियर, ये कौन सा हो जाएगा, फेराडे का द्वितीय नियम। इससे ज्यादा कोई विशेष नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन आता है इसका, और आपके बोर्ड लेवल पे कमी क्वेश्चन पूछा जाता है। फेराडे का द्वितीय नियम सीधा सा ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर, तो यहां पर क्या जाएगा, ये m1 अपॉन m2। इस प्रकार से किसी भी आपको एक पदार्थ की मात्रा निकाल पूछी जा सकती है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इसमें से जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रोड की आपको दे देंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड की आपको पूछ लेंगे, तो इसमें से सीधा सा प्रोसेस है। इसी प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पर, इसका जो स्थिरांक लिख सकते हैं अपन m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा
E1 अपॉन E2, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा W1 अपॉन W2। यहाँ पर W क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये हो जाएगा आपका फैराडे का द्वितीय नियम। सीधा से है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, सीधे अगर आप प्रश्न करोगे तो आराम से हो जाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही, पढ़ाई करते रहें, और यदि आपको कक्षा पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।